हेलो स्टूडेंट। चलिए हम लोग पवने पढ़ते हैं। ठीक है ना। हम लोग अपर्दन एवं निक्षेपण स्थल रूप पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पवनों का अपर्दन एवं निक्षेपण से द्वारा जो बनी स्थलाकृतियाँ हैं उसे पढ़ते हैं। तो पवन का हम लोग देखते हैं कि उष्ण मरुस्थलों के दो प्रभावशाली अनाच्छादनकर्ता कारकों में पवन एक महत्वपूर्ण अपर्दन कारक है। मरुस्थलीय धरातल शीघ्र गर्म और ठंडे हो जाते हैं। उष्ण धरातलों के ठीक ऊपर वायु गर्म हो जाती है, जिससे हल्की गर्म हवा प्रक्षुब्धता के साथ ऊर्ध्वाधर गति करती है। इसके मार्ग में कोई रुकावट आने पर भंवर वातावृत्त बनते हैं तथा अनुवात एवं उत्पाद प्रवाह उत्पन्न होता है। ठीक है। मरुस्थलीय धरातल के साथ तीव्र गति से चलती है उनके पवन। ठीक है। उनके मार्ग में रुकावटें पवनों में विक्षोभ उत्पन्न करते हैं। निसंदेह तूफानी पवन अधिक विनाशकारी होता है। पवन अपवाहन, घर्षण आदि द्वारा अपर्दन करती है। अपवाहन में पवन धरातल से चट्टानों के छोटे कड़वा धूल उठाती है। वायु की परिवहन प्रक्रिया में रेत व बजरी आदि औजारों की तरह धरातली चट्टानों पर चोट पहुंचाकर घर्षण करती है। ठीक है ना। चोट पहुंचाकर क्या करती है? घर्षण करती है। तो ये जब पवनें चलती हैं, ठीक है ना, जब मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवनें चलती हैं तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए रास्ते में कोई चट्टान आ गई, फिर पवनों का वेग इतना अधिक होता है क्योंकि जो रेगिस्तान वाले क्षेत्र होते हैं उसमें पवन अधिक प्रभावी हो जाती हैं, वहाँ पर बारिश कम होती है। ठीक है ना। इसलिए धूल मिट्टी ये ज़्यादा होता है और पवनें क्या होती हैं? अधिक प्रभावी होती हैं। ठीक है ना। तो इसकी वजह से इनमें क्या होता है कि इनका काट छाट होती रहती है और तेजी से ये प्रक्रिया चलती है। ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि बहुत ही तेज इनका प्रहार होता है हवाओं का, क्योंकि ये हवाएं जब चलती हैं तो ये सिर्फ हवाएं ही नहीं होती बल्कि साथ में अपने साथ कंकड़ पत्थर सब कुछ अपने साथ, बड़ी चट्टानें भी अपने साथ लाती हैं और इसमें टकरा टकरा कर क्या करती हैं कि इसको वो करती रहती हैं। ठीक है ना। इसको तोड़ती फोड़ती रहती, घर्षण करती रहती हैं, औजार की तरह काम करती हैं, क्योंकि इससे हवा नहीं चलती, उसके साथ साथ पत्थर कंकड़ जितनी तेज हवा में जितना वेग रहेगा उतने बड़े वो पत्थर अपने साथ उड़ाकर घसीट कर किसी भी तरह से वो ले जाती हैं। ठीक है ना। तो जब अपने साथ उड़ाएंगी और चट्टानों के ऊपरी वाले भाग में प्रहार करेंगी तो क्या होता है कि ऊपरी वाला भाग इस तरह से होता है और फिर जैसे मान लीजिए कि नीचे इस सतह पर भी घर्षण करते हुए चलती हैं और नीचे वाली चट्टानों पे भी ले जाके टकराती हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से क्या होता है कि इस तरह से इसका होता है, इस तरह से पवन का क्या होता है कि अपर्दन होता है। क्लियर है। फिर इसके बाद क्या है कि इसमें हम लोग आगे देखते हैं। फिर इसमें एक प्रकार से और इसमें अपक्षय होता है। अपक्षय इसमें अलग तरीके से होता है। जैसे दिन के समय चट्टानें गर्म हो जाती हैं। ठीक है ना। इस यहाँ पर टूटती फूटती कैसे हैं चट्टानें? तो दिन के समय पे चट्टानें क्या होती हैं? अधिक गर्म हो जाती हैं और रात्रि के टाइम पे चट्टानें क्या होती हैं? ठंडी होती हैं। तो इनके फैलाव और सिकुड़न जो फैलती और सिकुड़ती हैं पवनी, उनकी वजह से क्या होता है कि ये चट्टानें क्या करती हैं कि आपस में पहले फैलेंगी, फिर सिकुड़ेंगी, फैलेंगी सिकुड़ेंगी। तो इस तरह मतलब दिन में ज़्यादा तापमान हो जाता है, रात में कम तापमान हो जाता है वहाँ का। तो इस तरह से भी इनका अपक्षय होता है। ठीक है ना। तो चलिए इसमें हम लोग और आगे देखते हैं। वायु में उपस्थित रेत के कण चट्टानों के तल से टकराते हैं तो इसका प्रवाह पवन के संवेग पर निर्भर करता है। यह प्रक्रिया बालू घर्षण की जैसी ही है। मरुस्थलों में पवनें कई रोचक अपरदनात्मक व निक्षेपण स्थल रूप बनाती हैं। कई प्रकार की जैसे नक्काशी हो जाती है यहाँ पर, जैसे किसी ने बनाया हो औजार लेकर, तो इस तरह से यहाँ पर स्थलाकृतियाँ देखने को मिलती हैं। वास्तव में मरुस्थलों में अधिकतर स्थलाकृतियों का निर्माण बृहच्चरण प्रवाहित जल के चादर बाढ़ होता है। यद्यपि मरुस्थलों में वर्षा बहुत कम होती है, लेकिन अल्प समय में मूसलाधार वर्षा के रूप में होती है। ठीक है ना। वर्षा कम होती है, लेकिन जब होती है तो इसकी जो तीव्रता है वो अधिक होती है। ठीक है ना। तो इस तरह से प्रवाहित जल की
जल की चादर बाढ़, ठीक है ना, से होता है। ठीक है। मरुस्थलीय चट्टानें अधिक वनस्पति विहीन होने के कारण तथा दैनिक तापांतर के कारण यांत्रिक व रासायनिक अपक्षय से अधिक प्रभावित होती हैं। ठीक है ना। यहाँ पर वनस्पति क्योंकि कम होती है, क्योंकि वर्षा कम होती है, इसलिए यहाँ पर वनस्पति कम पाई जाती है। और वनस्पति कम होने के कारण क्या होता है कि यहाँ की चट्टानों का अपक्षय ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। अतः इनका शीघ्र क्षय हो जाता है और वेग प्रवाह इस अपक्षय जनित मलबे को आसानी से बहा ले जाते हैं। हम लोग अक्सर देखते हैं, कभी कभी देखिए इसमें हम लोग दो प्रकार की चीज़ें पढ़ते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक तो पौधों की जड़ क्या करती है, जो वनस्पति की जड़ होती है वो मिट्टी को रोके रखती है, मतलब पकड़े रखती है, उसकी पकड़ बनाए रखती है, जिससे मिट्टी का कटाव कम होता है। अब यहीं पर आप लोगों को ऐसा लगेगा कि विरोधाभास है। जैसे हमने अपक्षय में पढ़ा, तो जैविक अपक्षय में हम लोग पढ़ते हैं कि पेड़ की जड़ें जब नीचे जाती हैं तो पत्थरों को तोड़ती फोड़ती हैं, तो वो जैविक अपक्षय भी करती हैं। ठीक है। तो ये अलग अलग सिचुएशन की चीज़ें हैं, जब अलग अलग कंडीशन कैसी रहती है इस बात पर निर्भर करता है। लेकिन पेड़ जितना अपक्षय नहीं करते हैं उससे अधिक कहीं जितना अपक्षय करते हैं उससे कहीं अधिक बचाव करते हैं मिट्टी का। ठीक है। वनस्पति की जो जड़ें होती हैं तो वो उनका योगदान जो जैविक अपक्षय में है वो कम होता है, जबकि इनका मृदा को पकड़े रखने में और मृदा कटाव को रोकने में इनका ज़्यादा महत्व योगदान होता है। ठीक है ना। तो इसमें ये सिचुएशन के हिसाब से होता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि जैविक अपक्षय से चट्टानें टूटती हैं, एक बार बता रहे हैं, दोबारा बताया जा रहा है कि रोकते हैं, वनस्पति रक्षा करती है, एक तरफ बताया जा रहा है कि जैविक अपक्षय भी करती है। तो ये अलग अलग कंडीशन है। और अपक्षय सिर्फ है ना, और लेकिन मृदा क्या करती है कि वनस्पति क्या करती है कि मृदा को रोके रखने का काम अधिक करती है। ठीक है ना। इसलिए वनस्पति क्या है कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में जहाँ वनस्पति नहीं होती है वहाँ पर अपक्षय मतलब कि पवन अधिक कार्य करती है और अपक्षय अधिक होता है। ठीक है ना। पवन द्वारा ही नहीं वरन वर्षा वृष्टि धोवन से भी प्रभावित होता है। पवन केवल महीन मलबे का ही अपवहन कर सकती है और बृहत अपर्दन मुख्यतः परत बाढ़ या वृष्टि धोवन से ही संपन्न होता है। मरुस्थलों में नदियां चौड़ी, अनियमित तथा वर्षा के बाद अल्प समय तक ही प्रभावित होती है। ठीक है। क्योंकि वर्षा पर निर्भर है ना ये नदियाँ, ठीक है, इसलिए कम समय तक ही रहती हैं। ठीक है ना। अनियमित भी होती हैं। अब देखते हैं हम लोग इसमें अपरदनात्मक स्थल रूप किस तरह से बनते हैं। मतलब कि पवन जब चलती है और पवन जब क्या करती है कि काटती छाटती है चट्टानों को, जब पवन का वेग पवन जब इस तरह से चलती है और इनमें टकराती है तो किस तरह की नक्काशी बन जाती है। ये सिर्फ अपरदन है। ठीक है। निक्षेपण का हम अलग पढ़ेंगे, जैसा कि सभी कारकों का हमने पढ़ा है। इसमें है पहला पेडिमेंट हो गया और पदस्थली हो गया। ठीक है ना। इसमें हम लोग देखते हैं कि पेडिमेंट हो गया, पदस्थली हो गया, ठीक है, पेडिप्लेन हो गया, पेडिमेंट हो गया। तो मरुस्थलों में भूदृश्य का विकास मुख्यतः पेडिमेंट का निर्माण व उसका विकसित रूप है। पर्वतों के पात पर मलबे रहित अथवा मलबे सहित मंद ढाल वाली चट्टानें तथा पेडिमेंट कहलाते हैं। ठीक है। इसको याद रखने योग्य है। ठीक है ना। ये जो ये इस तरह से पर्वत है, तो जो इसके नीचे वाला स्थान है, ठीक है ना, जो नीचे वाला स्थान है तो उसमें क्या होता है, मलबे सहित के पात पर मलबे रहित अथवा मलबे सहित मंद ढाल वाली चट्टानी तल पेडिमेंट कहलाते हैं। या तो इसमें मलबा हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, फिर भी जो इसका नीचे वाला स्थान है पर्वतीय क्षेत्र का, ये पेडिमेंट कहलाता है। ठीक है ना। इसमें मलबा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसके आगे देखते हैं हम लोग इसमें कि पर्वतीय अग्रभाग अपर्दन मुख्यतः सरिता के क्षैतिज अपर्दन व चादर बाढ़ के दोनों संयुक्त अपर्दन से होता है। अपर्दन भूसंहति के तीव्र ढाल वाले कोर के साथ प्रारंभ होता है या विवर्तनिकी द्वारा नियंत्रित कटावों के तीव्र ढाल से तीव्र वाले पार्श्व अपर्दन प्रारंभ होते हैं। जब एक बार तीव्र मंद ढाल के साथ पेडिमेंट का निर्माण हो जाता है जिसके पीछे एक भृगु या मुक्त पार्श्व होता है, तो कटाव के कारण मंद ढाल तथा मुक्त पार्श्व पीछे हटने लगते हैं। ठीक है। इसमें थोड़ा सा समझने योग्य बात है यहाँ पर।
एक तो यहाँ पर पेडिमेंट को याद रखेंगे, पेडिमेंट कई बार पूछा गया है और हमेशा पूछा जाता है। अपर्दन भूसंहति के तीव्र ढाल वाले कोर के साथ साथ प्रारंभ होता है। विवर्तनिकी द्वारा नियंत्रित कटाव के तीव्र ढाल वाले पार्श्व अपर्दन प्रारंभ होता है। जब एक बार तीव्र मंद ढाल के साथ पेडिमेंट का निर्माण हो जाता है जिसके पीछे एक भृगु का मुक्त पार्श्व होता है, तो कटाव के कारण मंद ढाल तथा मुक्त पार्श्व पीछे हटने लगता है। अपर्दन की इस पद्धति को पृष्ठ क्षरण के द्वारा की गई ढाल की समानांतर निवर्तन पीछे हटने की क्रिया कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। अतः समानांतर ढाल निवर्तन द्वारा पर्वतों के अग्रभाग को अपवर्तित करते हुए पेडिमेंट आगे बढ़ते हैं तथा पर्वत घिसते हुए पीछे हटते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस लाइन को समझने, इसका मतलब ये है यहाँ पर कि समानांतर ढाल के निवर्तन द्वारा को अग्रदित करते हुए क्या, कि ये तो पर्वतीय क्षेत्र हो गया ना। मान लीजिए पेडिमेंट यहाँ पर है, तो पेडिमेंट क्या करते हैं, इस तरह से इसके आगे बढ़ते जाते हैं और पर्वत क्या होते हैं, घिसते हुए पीछे हटते जाते हैं। ठीक है ना, तो ये पीछे हटते जाएंगे, ये आगे बढ़ते जाएंगे। मतलब पेडिमेंट क्या होता है, पेडिमेंट का क्षेत्र बढ़ता जाता है एक हिसाब से कहा जाए तो। ये क्या होते हैं कि घिसते हुए पेडिमेंट में बदलते जाते हैं ये जो पर्वत होते हैं। तो ठीक है ना, तो पर्वत पीछे ही हटेंगे। पीछे हटने का मतलब है कि इनका जो क्षेत्र है वो कम होता जाता है, पेडिमेंट का क्षेत्र बढ़ता जाता है। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। फिर इसमें हम लोग पर्वत घिसते हुए पीछे हटते हैं और धीरे धीरे पर्वतों का क्या हो जाता है, अपर्दन हो जाता है और केवल इंसेल वर्ग निर्मित होते हैं जो कि पर्वतों के अवशिष्ट रूप हैं। इस प्रकार मरुस्थलीय प्रदेशों में एक उच्च धरातल आकृति विहीन मैदान में परिवर्तित हो जाता है जिसे पेडी प्लेन या पदस्थली कहते हैं। ठीक है ना, समझ में आया। कहने का मतलब ये है लेखक का यहाँ पे पूरी तरह से कि ये जो पर्वतीय क्षेत्र है वो किस तरह से अपरदित होता है। ठीक है ना, ये पेडिमेंट क्या होती है कि ये आगे बढ़ते जाते हैं, घिसते हुए पीछे चला जाता है और इस तरह से इसका पूरा का पूरा ये अपर्दन हो जाता है और इंसेल वर्ग बचता है। ठीक है ना, पर्वत इस तरह से इंसेल वर्ग बस बचता है और पूरा जो जो मतलब कठोर चट्टानें वो खड़ी रह जाती हैं। तो इंसेल वर्ग की रहते हैं, इंसेल वर्ग आगे बताया गया होगा इसमें। ठीक है ना, तो इस तरह से बनता है और जो कि पर्वतों के अवशिष्ट रूप हैं। इस प्रकार मरुस्थलीय प्रदेशों में एक उच्च धरातल आकृति विहीन मैदान में परिवर्तित हो जाता है। जो उच्च धरातल का मतलब ये है कि जो हमारा ये पर्वतीय क्षेत्र था, जो हमारा ये पर्वतीय क्षेत्र था वो एक आकृति विहीन में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है ना, जिसे पेडी प्लेन या पदस्थली कहते हैं, जिसे पेडी प्लेन या पदस्थली कहते हैं। तो अब अगर प्रश्न आता है कि मरुस्थलीय प्रदेशों में एक उच्च धरातल आकृति विहीन मैदान में परिवर्तित हो जाता है जिसे पेडी प्लेन पदस्थली कहते हैं, सही है या गलत है। तो आप लोगों को पता ही है कि क्या करना है, सही है। ठीक है, चलिए प्लाया देखते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या समझ में आया, हमें यहाँ पे समझ में आया क्या, पेडिमेंट। ठीक है ना, और पदस्थली कैसे बनते हैं, मतलब कि पेडिमेंट और पेडी प्लेन का निर्माण कैसे होता है। ठीक है ना, अब आगे देखते हैं हम लोग प्लाया। मरुभूमियों में मैदान, मरुभूमियों में मैदान प्रमुख स्थल रूप है। ठीक है ना, मरुस्थलों में पर्वतों व पहाड़ों से घिरे बेसिनों में अपवाह मुख्यतः बेसिन के मध्य में होता है तथा बेसिन के किनारों पर लगातार लाए हुए अवसाद जमा होने के कारण बेसिन के मध्य में लगभग समतल मैदान की रचना हो जाती है। पर्याप्त जल उपलब्ध होने पर यह मैदान उथले जल क्षेत्र में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार की इस प्रकार के उथले जल क्षेत्र में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार की उथली जल झीलें ही प्लाया कहलाती हैं। प्लाया में वाष्पीकरण के कारण जल अल्प समय के लिए ही रहता है। अक्सर प्लाया में लवणों के समृद्ध निक्षेप पाए जाते हैं। ऐसे प्लाया मैदान जो लवणों से भरे हों कल्लर भूमि या क्षारीय क्षेत्र कहलाते हैं। ठीक है ना, इसमें भी हम लोगों को देखना है कि प्लाया किसे कहते हैं। तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में क्या होता है कि जो जल का भाग जो है
वो इस तरह से बीच वाले क्षेत्र में रहता है, ठीक है ना। तो इसी को प्लाया कहते हैं, मतलब जो झीलें होती हैं तो ये प्लाया कहलाती हैं, ठीक है ना। ये जो झील बनती है बीच में, और क्योंकि पानी की कमी होती है यहाँ पर, तो मतलब अगल बगल क्षेत्र क्या होते हैं कि इसमें पानी उस तरह से बेसिन में नहीं रह पाता है, बस ये जो बीच वाला क्षेत्र है इसी में पानी रहता है, उसे ही प्लाया कहा जाता है, ठीक है। प्लाया में वाष्पीकरण के कारण जल अल्प समय के लिए रहता है और अक्सर प्लाया में लवणों के समुद्री निक्षेप पाए जाते हैं। ऐसे प्लाया मैदान जो लवणों से भरे हों कल्लर भूमि या शहरी क्षेत्र कहलाते हैं, ठीक है ना। अक्सर इसमें वाष्पीकरण अधिक होता है, जिसके कारण क्या होता है कि ये पानी लवणीय हो जाता है, और ये जब मैदान बनता है, प्लाया मैदान जो बनते हैं वो क्या क्या कहलाते हैं, लवणों से भरे रहते हैं, मतलब ये खारापन इसमें रहता है, और ये कल्लर भूमि और क्षारीय क्षेत्र कहलाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें भी प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए, ये पूरा सेंटेंस लिया जा सकता है इसमें, यहाँ से उठाया जा सकता है कि वाष्पीकरण, प्लाया में वाष्पीकरण के कारण जब जल अल्प समय के लिए ही रहता है, और अक्सर प्लाया में लवणों के समृद्ध निक्षेप पाए जाते हैं। इतना क्लियर है। फिर उसके बाद ठीक है ना, फिर उसके बाद दूसरा दे देगा इसमें कि ऐसे प्लाया मैदान जो लवणों से भरे हों कल्लर भूमि या क्षारीय क्षेत्र कहलाते हैं। तो फिर आप लोगों को इसमें सही गलत का चुनाव या सही स्पष्टीकरण देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से स्पष्टीकरण वाले प्रश्न अगर हम पूरा पैरा पढ़े रहेंगे तो हमको पता रहेगा कि इसका सही स्पष्टीकरण है, और इस दोनों सही भी है कथन। अगला देखते हैं हम लोग अपवाहन गर्त। तो अपवाहन गर्त में हम लोग देखते हैं कि पवने एक ही दिशा में स्थायी प्रवाह, पवने एक ही दिशा में स्थायी प्रवाह से चट्टानों के अपक्षय जनित पदार्थ या संगठित मिट्टी का अपवाहन होता है। इस प्रक्रिया में उथले गर्त बनते हैं जिन्हें अपवाहन गर्त कहते हैं। अपवाहन प्रक्रिया से चट्टानी धरातल पर छोटे गड्ढे या गुहिकाएं भी बनती हैं। तीव्र वेग पवन के साथ उड़ने वाले धूल कण अपघर्षण से चट्टानी तल पर पहले उथले गर्त वात गर्त बनते हैं, और इनमें से कुछ वात गर्त गहरे और विस्तृत होते हैं जिन्हें गुहा कहा जाता है, ठीक है ना। होता क्या है कि जैसे कोमल चट्टानें हुई तो इस तरह से गड्ढे बनते हैं, ठीक है ना। और इन गड्ढों में जैसे हम लोगों ने जलज गर्तिका पढ़ा था ना, जैसे हम लोगों ने जलज गर्तिका पढ़ा था, ठीक है ना। जलज गर्तिका नदी में पढ़ा था हम लोगों ने कि किसी छोटा सा गड्ढा बना, फिर उसमें कोई कंकड़ प्रवेश कर गया, और फिर वो घूमता है तो क्या करता है, वो उसको गहरा करता चलता है। तो इसी तरह से पवन क्षेत्र में भी होता है। तो वहाँ पर ऊर्जा कौन देता है, वहाँ पर गति किसकी रहती है, जल की रहती है जलज गर्तिका में। और यहाँ पर जो अपवाहन होता है तो यहाँ पर जो गति होती है वो पवन की होती है। तो पवन क्या करते हैं कि यहाँ पर छोटे छोटे जैसे कि पत्थर पहुँच गए, और फिर पवन के द्वारा क्या होती है, ये पत्थर निकलने का प्रयास करते होंगे, या फिर उसी में क्या करते हैं कि राउंड करते हैं, और इनकी गति इतनी तेज होती है कि ये अपवर्तन करते हैं और बड़े गड्ढे बनाते चलते हैं, ठीक है ना। तीव्र वेग पवन के साथ उड़ने वाले धूलकण, अच्छा एक मिनट, हाँ, इसे कुछ वार्तगर्त गहरे और विस्तृत हो जाते हैं जिन्हें फिर बाद में गुहा कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फिर इसमें शत्रक, टेबल तथा पीठिका सेल, ठीक है ना। छत्रक, मशरूम, मरुस्थल अधिकतर मरुस्थलों में अधिकतर चट्टानें पवन, ये जो इंग्लिश के वर्ड आते हैं बीच बीच में बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ये, और एनसीईआरटी के हमारे लास्ट में भी दिए गए हैं इंग्लिश वर्ड, ठीक है ना, परिभाषाओं के साथ दिए गए हैं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सम टाइम से आप लोग थोड़ा थोड़ा देखते रहा करिए उसको, ठीक है ना। और जो भी वर्ड आते हैं इनको बिल्कुल से याद कर लीजिए स्पेलिंग की तरह, जिस तरह हम लोग स्पेलिंग याद करते हैं ना छोटी छोटी हर चीज़ की, तो इसका भी ऐसे स्पेलिंग याद करते रहा करिए, तभी इससे काम चलेगा, नहीं आगे चलकर फिर कठिनाई होगी, ठीक है। छत्रक जो है, ठीक है ना, मशरूम जो है वो टेबल तथा ठीक है ये अलग है, छत्रक मशरूम और टेबल तथा पीठिका शैल अलग है। आगे देखते हैं हम लोग मरुस्थलों में अधिकतर चट्टानें पवन अपवाहन अपघर्षण द्वारा शीघ्रता से कट जाती हैं, और कुछ प्रतिरोधी चट्टानें
घिसे हुए अवशेष जिनके आधार पतले व ऊपरी भाग विस्तृत और गोल टोपी के आकार के होते हैं, छत्रक के आकार में पाए जाते हैं। कभी कभी प्रतिरोधी चट्टानों का ऊपरी हिस्सा मेज की भांति विस्तृत होता है और अधिकतर ऐसे अवशेष पीठिका की भांति खड़े रहते हैं। देखिए, इसमें जो वर्ड का इस्तेमाल किया गया है वो सिर्फ आकृति से होता है। जिस तरह की आकृति दिखी उसी तरह के वर्ड बना दिए जाते हैं, इसमें बना दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए, जैसे हम लोग जैसे यहाँ पे आ रहा है ना, बता रहे हैं ना कि कुछ प्रतिरोधी चट्टान, तो छत्रक कैसे बनता है, ठीक है ना। ये मशरूम की आकृति का, ठीक है, मशरूम सभी ने देखा है, ठीक है ना। तो इस तरह से होता क्या है कि जो चट्टानें होती हैं, जो चट्टानें होती हैं, तो मान लीजिए ऊपर कठोर चट्टान है, ठीक है ना। हम पूरी तरह से प्रक्रिया इसकी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये पूरी चट्टान है, ठीक है ना, ये पूरी चट्टान है। अब होता क्या है कि मान लीजिए कि यहाँ की चट्टान क्या हुई, यहाँ की चट्टान कठोर है, मान लेते हैं यहाँ की चट्टान कठोर है और यहाँ की मुलायम है। तो फिर क्या होता है कि जो कठोर वाली चट्टान है वो तो नहीं कटती और जो मुलायम वाली चट्टान है वो कट जाती है। और फिर मान लीजिए बीच की चट्टान भी कठोर है, अगल बगल की चट्टान मुलायम थी और बीच की चट्टानें क्या थी कि कठोर थी। तो ये फिर इस तरह से छत्रक की भांति ये खड़ा रहता है, ठीक है ना। तो ये कहलाता है क्या, छत्रक या मशरूम। फिर उसके बाद क्या होता है, कभी कभी यहाँ पे मेज की आकृति बन जाती है। मेज सबको पता है, मान लीजिए इस तरह की आकृति बन गई, ठीक है ना। तो तब क्या होता है, इसे हम क्या कह देते हैं कि इसे अवशेष पीठिका कह देते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। निक्षेपित स्थल रूप में हम लोग पहुंच चुके हैं। पवन एक छटाई करने वाला, निक्षेपित सबको पता है कि जो जितना यहाँ से काट छाट के जो छत्रक बनाएगी, ये सब चीजें जो बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये सब किस में आएगा, सब ले जाके फिर जमा कहाँ करेगी, जहाँ पवन का वेग कम होगा वहीं पर सब कुछ छोड़ देगी और जहाँ पर छोड़ेगी वहीं पर स्थल रूप बन जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि पवन एक छटाई करने वाला कारक भी है, ठीक है ना। पवन द्वारा बारीक रेत का परिवहन अधिक ऊंचाई व अधिक दूरी तक होता है। पवनों के वेग के अनुरूप मोटे आकार के कण धरातल के साथ घर्षण करते हुए चले आते हैं और अपने टकराने से अन्य कणों को ढीला कर देते हैं, जिससे साल्टेशन होता है। कहते हैं हवा में लटकते महीन कण अपेक्षाकृत अधिक दूर तक उड़ा कर ले जा सकते हैं। चूंकि पवनों द्वारा कणों का परिवहन उसके आकार एवं भार के अनुरूप होता है, अतः पवनों की परिवहन प्रक्रिया में ही पदार्थों की छटाई का काम हो जाता है, ठीक है, छटाई का काम हो जाता है। जब पवन की गति घट जाती है या लगभग रुक जाती है तो कणों के आकार के आधार पर निक्षेपण प्रक्रिया आरंभ होती है। अतः पवन के निक्षेपित स्थल रूपों में कणों की महानता भी दिखाई देती है, देखी जा सकती है। रेत की आपूर्ति व स्थायी पवनों की दिशा के आधार पर शुष्क प्रदेशों में पवन के निक्षेपित स्थल रूप विकसित होते हैं। चलिए हम लोग इसके आगे फिर देखते हैं। तो बालू टिब्बे हम लोग देखते हैं इसमें, ठीक है ना। शुष्क मरुस्थल उष्ण शुष्क मरुस्थल बालू टिब्बों के निर्माण से उपयुक्त स्थान है। इसके निर्माण के लिए अवरोध का होना भी अत्यंत आवश्यक है। बालू टिब्बे विभिन्न प्रकार के होते हैं। नवचंद्राकार टिब्बे जिनकी भुजाएं पवनों की दिशा से में निकलती होती हैं बरखान कहलाते हैं। जहाँ रेतीले धरातल पर आंशिक रूप से वनस्पति भी पाई जाती है वहाँ परवलयिक वालुका टिब्बों का निर्माण होता है। अर्थात अगर पवनों की दिशा स्थायी रहे तो परवलयिक वालू टिब्बे बरखान से भिन्न आकृति वाले होते हैं, जिन्हें सिर्फ बरखान की ही भांति होते हैं, ठीक है ना। ये बालू के टिब्बे ही हैं जिनको आकृति के अनुसार से क्या किया जाता है, नाम दे दिया जाता है। तो सबसे पहले आप लोग बालू टिब्बा समझ लीजिए। तो जैसे ही पवन का वेग क्या होता है कि कम होता है, जैसे ही पवन का वेग कम होता है वैसे ही क्या करते हैं कि ये जैसे ही पवन का वेग कम हुआ ना तो वैसे ही ये जमा करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से क्या बनते हैं, टिब्बे बनते हैं, बालू के ढेर बन जाते हैं। बालू के टिब्बे का सीधा सा मतलब बालू का ढेर है। तो बालू के ढेर भी एक आकृति के तो बनेंगे नहीं। जैसे मान लीजिए जिस तरह से हवा चलेगी उसी तरह की आकृति बन जाएगी। मान लीजिए इधर से ऐसे हवा चल रही है तो क्या होगा कि तो इसी प्रकार से अब रुकता हुआ चला जाएगा और
जो बालू अपने साथ ये लाएगी तो वो क्या करेगी, ऐसे जमा करते हुए चलेगी। तो जिस प्रकार की जितना पवन अपने साथ ले जाएगी, जिस तरह आकृति बन उसी तरह की आकृति बन जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसमें हम और देखते हैं कि नव चंद्राकार डिब्बे जिनकी भुजाएं पवनों की दिशा में निकली हुई होती है। ठीक है ना, पवनों की दिशा में क्या होता है कि इनकी भुजाएं निकली हुई होती है। ये इस तरह से बनेगा, रुकिए बताते हैं। पवनों की दिशा में इसकी भुजाएं क्या होती है कि निकली हुई होती है। तो जैसे मान लीजिए कि पवन की दिशा ऐसी ही कहलाएगी। ठीक है ना, ऐसी ही कहलाएगी। पवन की दिशा इधर से अगर आ रही है तो इधर तरफ इसकी दिशा कहलाएगी। ठीक है ना, तो इस तरह से क्या होगी कि ये बालू के टिब्बों की इस तरह से क्या होगी कि ये निकली हुई, इसकी भुजाएं क्या होंगी कि निकली हुई होंगी। ठीक है ना, इस तरह से। ठीक, तो ये क्या कहलाएंगे, नवचंद्राकार डिब्बे कहलाएंगे। ठीक है ना, बरखान कहलाते हैं ये। जहाँ रेतीले धरातल पर आंशिक रूप से वनस्पति भी पाई जाती है वहाँ परवलयिक बालू का टिब्बों का निर्माण होता है। अर्थात अगर पवन की दिशा स्थायी रहे तो परवलयिक वायु टिब्बे बरखान से भिन्न आकृति वाले होते हैं, सीप बरखान की भांति ही होते हैं। यहाँ पर देखा जा सकता है, ठीक है, कि किस तरह से ये बरखान, ठीक है ना, ये बरखान हो गई, ये सीप हो गया, ये हो गया, ये अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ हो गए, मतलब सीधे बन रहे हैं, और ये अनुदैर्ध्य हो गए। ठीक है ना, ये सब पवनों की गति जिस तरह से भी बनती है, जिस तरह पवन चलती है उसी तरह से बन जाता है। ठीक है ना, फिर आगे हम लोग देखते हैं इसमें वायु सिर्फ बालू टिब्बों का ही केवल एक भुजा होती है। ठीक है ना, ये जो सीप है बालू टिब्बे की एक भुजा होती है। ऐसा पवनों की दिशा में बदलाव के कारण होता है। सीप की यह भुजा ऊंची एवं अधिक लंबाई में विकसित हो सकती है। जब रेत की आपूर्ति कम तथा पवनों की दिशा स्थायी रहे तो अनुदैर्ध्य टिब्बे बनते हैं। ठीक है, ये वाले जब रेत कम होती है और पवनों की दिशा क्या होती है, स्थायी रहती है, तो इस तरह से बनते हैं। आइए, अत्यधिक लंबाई व कम ऊंचाई वाले लंबायमान कटक प्रतीत होते हैं। अनुप्रस्थ टिब्बे प्रचलित पवनों की दिशा के समकोण पर बनते हैं। ठीक है ना, जो अनुप्रस्थ बनते हैं ये वाले, वो प्रचलित पवनों के समकोण पर बनते हैं। इन टिब्बों के निर्माण में पवनों की दिशा निश्चित और रेत का स्रोत पवनों की दिशा के समकोण पर हूँ। ये अधिक लंबे व कम ऊंचाई वाले होते हैं। जब रेत की आपूर्ति अधिक हो तो अधिकतर नियमित बालू टिब्बे एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। उनकी वास्तविक आकृति व अनोखी विशेषताएं नहीं रहती। मरुस्थलों में अधिकतर टिब्बों का स्थानांतरण होता रहता है और इनमें से कुछ विशेषकर मानव बस्तियों के निकट स्थित हो जाते हैं। ठीक है, इसमें जो नहीं समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा कमेंट करके। क्लास में तो वैसे भी बताया जा चुका है इसे बनाकर सारी चीज़ें। तो इसमें देखिए, इसमें एक बात सिर्फ और जान लेना है कि थोड़ा सा देख लेना है, हमें यहाँ पर क्लियर कर लेना है एग्ज़ाम में, क्योंकि इसमें जब कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए अगर हम पढ़ेंगे ना आगे चल के, तो फिर उसमें सिर्फ यही रहेगा कि जैसे ये सेंटेंस ले लिए जाएंगे, जैसे ये सेंटेंस उठाए जाते हैं कि जब रेत की आपूर्ति कम तथा पवनों की दिशा स्थायी रहे तो किस प्रकार के टिब्बे बनेंगे। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा याद भी करना पड़ेगा, 2-4 बार 3 बार जितनी बार हो सके इसको पढ़ना भी पड़ेगा, तब जाके ये चीज़ें कंफर्म होती हैं। एक बार पढ़ लेने से क्या होता है कि हमें पता तो चल जाता है कि हाँ ऐसा होता है, लेकिन हमें याद नहीं होता है। तो 2-4 बार पढ़ना पड़ेगा,
तब, तो जैसे बरखान बनता है, तो हम ये देखिए पवन की दिशा दिखाई गई है तीर के द्वारा। तो जैसे बरखान बनता है तो हमें याद रहेगा कि जैसे यहाँ पे बरखान के लिए लिखा गया है ना कि चंद्राकार टिब्बे जिनकी भुजाएं पवनों की दिशा में निकली होती हैं, किस प्रकार का बालू टिब्बा है। ठीक है ना, तब हमें अगर हम इसको 2-4 बार पढ़ेंगे तो हमको याद रहेगा कि ये चंद्राकार जो टिब्बा है वो बरखान कहलाएगा। ठीक है ना। अगर पवनों की दिशा क्या होगी, स्थायी रहे, तब परवलयिक वाले टिब्बे बरखान से भिन्न आकृति वाले होते हैं। ठीक है ना। और जो सीप होते हैं वो बरखान की भांति ही होते हैं। और हमने अभी पढ़ा है कि जो सीप है वो भुजा है किसकी, तो बालू टिब्बे की। ठीक है ना, तो ये भी पूछा जा सकता है इस तरह से। और अगर हम इसमें और देखते हैं तो ऐसी पवनों की दिशा में बदलाव के कारण सीप की ये भुजा ऊंची और अधिक विकसित हो सकती है। ठीक, ये हो गया। इसके बाद भी पूछा जा सकता है इसमें कि अनुप्रस्थ टिब्बे प्रचलित पवनों की दिशा के कैसे बनते हैं, समकोण पे बनते हैं। तो ठीक है, तो इसको सही या गलत में भी लिया जा सकता है कि प्रचलित पवन। तो इसको पढ़ने की चीज़ें अगर 2 बार 3 बार हम ऐसे पढ़ते रहे ना, 2-4 बार आप लोग ने वीडियो भी देख लिया, तो फिर तब भी आप लोगों का क्लियर होता रहेगा। या फिर आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ ली या ऐप के माध्यम से ही पढ़ लिया, इसमें एनसीईआरटी ऐप जो है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इस तरह से क्लियर रहेंगी। आगे हम लोग देखते हैं ये अधिक लंबे व कम ऊंचाई वाले होते हैं। जब रेत की आपूर्ति अधिक हो तो अधिकतर अनियमित टिब्बे एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, क्योंकि वर्तमान समय में जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, अभी अभी EQIP का ही आप लोगों का जो टेस्ट हुआ है, ठीक है ना, EQIP है ना, LEP जो अभी आप लोगों का टेस्ट हुआ है, कब था, 28 को था ना, 29 को था, नहीं, हाँ 29 या 28 को था जो आप लोगों का टेस्ट। इसमें गवर्नमेंट ने टेस्ट लिया है, तो वहाँ यहाँ तक कि उन प्रश्न पत्रों में भी एनसीईआरटी मेंशन की गई है, और वो भी इस तरह से विश्लेषणात्मक तरीके से दिया गया है कि बीच से एनसीईआरटी के बीच से ही प्रश्न उठाए गए हैं उसमें भी। तो वर्तमान समय में जिस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो वो एनसीईआरटी के बीच से लाइन बाय लाइन कहीं से भी पूछा जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट, टेक केयर, पढ़ते रहिए। ठीक है।